अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस जो DGISPR की आज रही, जिसमें एक तो ऑपरेशन रद्दुल फसाद के 4 साल मुकम्मल होने की बात और फिर किस तरह से क्या क्या कामयाबियां हैं, और फिर अब्बा वॉल सबसे बढ़कर DGISPR ने इस ऑपरेशन को, इसकी कामयाबी को, मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर होने में ये बताया कि पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम इसका हिस्सा थे, सबकी कुर्बानियाँ हैं। यकीनन अफवाज पाकिस्तान सबसे पेश रहे और उसके बाद तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे, हर पाकिस्तानी ने अपना फ़र्ज़ अदा किया। और यही वजह है कि जो 4 साल पहले का पाकिस्तान था उससे बहुत बेहतर पाकिस्तान की तरफ हम खड़े हैं। जो एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ वो टेररिज्म से टूरिज़म का जो सफ़र था, यकीनन आज पाकिस्तान एक सेफ़ जगह है फॉर द टूरिज़म, और मुख्तलिफ़ मुल्कों के लोग पाकिस्तान का रुख करते हैं, और ये मज़ीद इस गवर्नमेंट की भी प्रायोरिटीज़ में शामिल है और ये मामलात मज़ीद बेहतर होते जा रहे हैं। जहाँ पर ये तमाम तर चीज़ें एड्रेस की DGISPR ने, किस तरह से इंटेलिजेंस ऑपरेशन हुए, किस तरह दहशतगर्द तंजीमों के ख़िलाफ़ मौसर एक्शन हुआ, तमाम तर चीज़ें बड़ा वाज़ेह तौर पर उन्होंने कही। लेकिन उसके साथ साथ जो सोशल मीडिया पर बहुत सी कयासराइयाँ चल रही हैं, उनको भी एड्रेस किया। और उनका ये कहना था कि फ़ौज में जो तकरीरियाँ हैं उनसे मुतल्लिक़ कयासराइयाँ नहीं होनी चाहिए। सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें शेयर की जा रही हैं कि कौन कौन सा अहम ओहदा संभालने जा रहा है, तो उसको भी DGISPR ने एड्रेस किया, सोशल मीडिया के मामले को भी किया। तो कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें तमाम तर चीज़ों पर बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ जो था DGISPR फ़ौज का, उन्होंने DGISPR ने बयान किया। मैं चाहूँगा प्रोग्राम के आगाज़ में हम इसको ज़रूर डिस्कस करें। इसके साथ साथ जो एक ऑनगोइंग सेनेट का मामला है, और ये बात अब तक वाज़ेह नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आना है। 3 मार्च को सेनेट के इंतखाबात हैं और अभी भी वक्त है कि कभी भी जो फ़ैसला आएगा उसके मुताबिक वही हतमी बात होगी कि आया सीक्रेट बैलेट होता है शो या ओपन बैलेट होता है, ये किस तरह से मामला होगा पर ये पता चलेगा। लेकिन इस वक्त जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, सबसे जो अहम सीट है वो इस्लामाबाद की, जहाँ पर वो उम्मीदवार हैं और वो दावा भी कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं है इन इलेक्शंस में, और उन्हें जो मतलूबा वोट हैं वो भी मिल जाएंगे। वो PDM के जॉइंट कैंडिडेट हैं। और तब इसके अलावा बाकी जगहों पर भी हम देख रहे हैं कि जोड़ तोड़ का सिलसिला सेनेट इंतखाबात के लिए जारी है। मैं चाहूँगा सेनेट के इंतखाबात को हम प्रोग्राम के सेकंड हाफ में डिस्कस करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड साद मोहम्मद साहब ने, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। रज़ा रूमी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। और ताहिर मलिक साहब हमें कुछ ही देर में प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे, वो भी सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। ब्रिगेड साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूँगा, कैसे देखते हैं आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, जिसमें बहुत सारी चीज़ें कवर अप हुई, बहुत सारी चीज़ों पर रोशनी डाली, किस तरह से आप देखेंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को? देखें, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अच्छी थी। मतलब है कि जो फौज ने कामयाबी हासिल की हैं पिछले 7-8 साल में, तो वो उनका उजागर करना और कौम को बताना कि किस तरह ये पाकिस्तान ने ये सफ़र किया है। और अगर वो ना भी करते तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की अवाम में और दुनिया में इस बात की मेरे ख्याल में अभी वो मौजूद है, ये सबूत मौजूद है कि किस तरह पाकिस्तान ने, अगर आप 2013-14 में जाएं और जिसकी कल्मिनेशन होती है आर्मी पब्लिक स्कूल का जो वाक़या था दिसंबर 2014 में, तो उसके बाद जो पाकिस्तान फौज ने, और उससे पहले भी मुख्तलिफ ऑपरेशन किए थे जिसमें वजीरिस्तान थे, स्वात वगैरह थे, बतदरीज कार्रवाइयाँ हुई थी 2008 के बाद जी। तो मेरे ख्याल में अगर आप 2013 और 14 का पाकिस्तान देखें, जिसमें आपको पता नहीं चलता था कि मैं बाहर निकलूं तो मैं जिंदा वापस आता हूं कि नहीं आता हूं, सबोटाज हो रहा था, टारगेट किलिंग्स हो रही थी और मुल्क के तूल अर्ज में हो रहा था। सिर्फ ये फाटा अफेक्टेड नहीं था या सिर्फ पख्तूनख्वा अफेक्टेड नहीं था, बलूचिस्तान अफेक्टेड नहीं था, पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर जो दहशतगर्दी के वाकयात थे, अगर आप उनको देखें, बिल्कुल लाहौर के मरकज में ये वाकयात हो रहे थे, लाहौर कैंटोनमेंट में ये वाकयात हो रहे थे। तो मेरे ख्याल में ये बहुत ही कामयाब ऑपरेशन रहा है पाकिस्तान फौज का, और इसकी एक्नॉलेजमेंट जो है मेरे ख्याल में दुनिया में इसकी मिसाल दी जाती है कि किस तरह ये काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन हुए, किस तरह हमारे फौज ने कुर्बानियां दी और इस काउंटर इंसर्जेंसी को जो है वो काबू कर लिया है। उसको तकरीबन पाकिस्तान से सिवाय अभी फ्रिंजेस पे कुछ ना कुछ वाकयात हो रहे हैं, बाकी पाकिस्तान ने कंट्रोल कर लिया है। और आप इससे देख सकते हैं किस तरह हमारे टूरिस्ट दिन रात को, अभी आप सफर कर सकते हैं, स्वात वगैरह में आप जा सकते हैं, पेशावर जा सकते हैं, क्वेटा वगैरह जा सकते हैं, तो पाकिस्तान में सफर भी आजाद हो गया है। लोगों को वो खौफ
जो आज से 6-7 साल पहले था वो खौफ अभी नहीं है। और मेरे ख्याल में जो DGI-SPR ने बातें की हैं वो बिल्कुल सही हैं कि राइटली सेड ब्रिगेड साहब, आपने काफ़ी तफसील से इस सारे मामले पर रोशनी डाल दी। रज़ा रोमी साहब, आपसे जानना चाहूँगा, इस वक्त जिस तरह अभी ब्रिगेड साहब ने कहा हम कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, फ्रीली कर सकते हैं, रात हो या दिन हो ये सोचने की ज़रूरत नहीं है, और ओवरऑल एक बहुत अब जो एहसास है, एक फीलिंग है, वो एक आम पाकिस्तानी की बड़ी हद तक बदल गई है। जिस तरह हम आए रोज़ बॉम्ब ब्लास्ट देख रहे होते थे, सुसाइड अटैक्स देख रहे होते थे, कोई दिन खाली नहीं जा रहा होता था कि कहीं ना कहीं ऐसा मामला ना हो। बहुत बड़ी कामयाबी है। कैसे देखेंगे आप आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, जो तफसीलात DGI-SPR ने बयान की उनको? जी, मेरे ख्याल से ऑलरेडी ब्रिगेडियर साहब ने काफी तफसील से इसके ऊपर बात की है और मैं उनसे इत्तेफाक ही करूँगा और इजाफा थोड़ा ये कर देता हूँ कि मेरे ख्याल से एक बड़ी वाजे पॉलिसी शिफ्ट तो आई है 2014 के जो अंदोनाक वाक़यात थे, स्पेशली आर्मी पब्लिक स्कूल के बाद। 2015 के बाद हमने देखा है कि पाकिस्तान की रियासत ने एक बड़ा वाज़े और दो टोक अंदाज में एक बहुत बड़ी शिफ्ट जो है वो उसको इम्प्लीमेंट किया है। और यकीनन जो फिर अगले 2-1 साल में हमने देखा जितने नंबर्स नीचे गए, जनरल राहील शरीफ जब चीफ थे उनके दौर में, तो मेरे ख्याल से इसके ऊपर बड़ी हद तक काबू पाया गया। और अभी भी अल्लाह का शुक्र है कि ये वो वाला जो टेररिज्म का एक वेव थी, एक तकरीबन 1 दहाई पर मुहित, उससे हमारी जान छूट गई है और निजात मिल गई है। तो इसके लिए तो बिल्कुल हमें जो है ना सिर्फ ये कि तारीफ भी करनी चाहिए जो पिछली गवर्नमेंट भी, पिछले आर्मी चीफ और मौजूदा आर्मी चीफ, मतलब उन सभी ने लग रहा है कि वो पॉलिसी जो बरकरार है। मगर मैं यहाँ पे इजाफा ये करूँगा कि इस पूरी चीज को हैंडल करने के लिए एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया था और वो नेशनल एक्शन प्लान जो था उसमें काइनेटिक मेजर्स, यानी कि जो फौजी या अस्करी या पुलिस के या रेंजर्स के ऑपरेशंस के अलावा बहुत सारे और नुकात थे। अफसोस मुझे इस बात से ये कहना पड़ेगा कि कुछ उन नुकात के ऊपर अभी उस तरह से अमल नहीं हुआ जो कि होना चाहिए था। और क्योंकि वो एक लॉन्ग टर्म तवीलुल मयाद जो पॉलिसी होती है वो इसका हिस्सा होता है। उसमें सरे फहरिस्त तो जो नेक्टा है उसको मजबूत करना, उसके इख्तियारात को करना, उसकी कैपेसिटी को बढ़ाना था। उसके अलावा जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है जो काबीना की, उसकी उस प्लेटफॉर्म को जो है एक्टिवेट करके वहाँ से एक बड़ी मजबूत अंदाज में जो मुख्तलिफ मामलात हैं सूबों के साथ, लेकिन 18वीं तरमीम के बाद हर फेडरल गवर्नमेंट के जिम्मे नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर तो है ही सूबाई सब्जेक्ट, पहली बात है। तालीम जो है सूबाई सब्जेक्ट है। इसी जो दीगर मामलात हैं वो भी सूबों की डोमेन में आते हैं। तो वहाँ पे हमने मिला जुला रिस्पॉन्स देखा। कुछ सूबों ने आगे रहे हैं, कुछ पीछे रहे हैं। अब तो बात यह कि उस नेशनल एक्शन प्लान को जो कि अब हमारी पब्लिक डिस्कोर्स से गायब हो गया है, उसको वापस लाना चाहिए टेबल के ऊपर, पॉलिसी टेबल के ऊपर। और जो मजीद इस्लाहात होनी थी हेट स्पीच के बारे में, मसलन फिरका वारियत का देर पा खात्मा का जो होना था, निसाब में जो तब्दीलियां आनी थी, वो सारी चीज़ें अभी जो हैं, और तालीम के शोबे में वो सबसे अहम है क्योंकि वो फिर उसको 10-20 साल लगते हैं रिवर्स करने में। जो 1980 से अभी 30 साल में जो हुआ उसको ठीक करने में भी तो 10-15 साल लग जाएंगे ना आसानी से। राइट तो ये तमाम तर चीज़ें हैं जहां पर काम होना है। बहुत काम हुआ, आपने उनका भी तस्करा किया जिन पर मजीद काम होना चाहिए, और ये हम बात करते भी आए। मैं ब्रिगेड साहब आपसे जानना चाहूँगा, एक और अहम बात जो थी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो FATF के मामले पर उनका ये कहना था कि हम बहुत पुरुमीद हैं। और फिर दूसरी बात साथ ही जो है वो अफगान अमन अमल में वो किसी की फरीक की हिमायत नहीं कर रही, अफवाज पाकिस्तान या पाकिस्तान बतौर। इन दो चीज़ों को सर कैसे देखते हैं आप? देखें, बिल्कुल मेरे ख्याल में जो DGI-SPR ने उसकी FATF की बात की है और उसके भी आप देखें तो ग्राउंड के ऊपर आपको काफ़ी जो है वो पेशरफ्त नजर आएगी। वो सबसे पहले जो कानून साजी हुई है इसके ऊपर पिछले चंद सालों में जो कानून साजी हुई है, किस तरह जो है टेरर फाइनेंसिंग को रोका जाए, किस तरह जो है इन तंजीमों को कंट्रोल में किया जाए। और वो तंजीमें जो दुनिया समझती थी कि हुकूमत की और स्टेट की मंजूर नज़र हैं,
उनके ऊपर भी अभी बहुत जो है कंट्रोल कर लिया गया है। अगर आप देख रहे हैं कुछ लोगों को जेल भी भेजा गया है, उनके जो इदारे थे जो चल रहे थे ऐसे क्या नाम है फंडिंग के ऊपर चल रहे थे, उनको भी बंद कर दिया गया है और इसी एक्नॉलेजमेंट हुई है। और पाकिस्तान जो है वो ब्लैक लिस्ट में अभी तक नहीं गया है और मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान इस ब्लैक लिस्ट क्या नाम ग्रे लिस्ट में से निकल आएगा और दोबारा व्हाइट में आ जाएगा, क्योंकि उसमें पाकिस्तान ने काफी कोशिश की है और टेंजिबल जो है रिजल्ट्स ग्राउंड पे नजर आ रहे हैं। दूसरी जो है बात आपने की अफगान अमन के लिए, तो मेरे ख्याल में इसमें भी जैसे रूबी साहब ने कहा था एक पैराडाइम शिफ्ट पाकिस्तान के पॉलिसी में आया था और उसमें यह था कि अफगानिस्तान में जब तक अमन नहीं आता है पाकिस्तान में अमन नहीं आ सकता है। और इसने पाकिस्तान में मेरे ख्याल में 2017 के बाद ये कोशिश की। पहले तालिबान को कायल किया गया कि वो अमेरिका के साथ यूनाइटेड स्टेट्स के साथ मुज़ाकरात शुरू करें और उनकी एक मुफाहमत होगी, फिर इंट्रा अफगान डायलॉग शुरू हुआ है। ये बड़ा कठिन और सब्र आजमा एक वो है सफर है, हमें आगे चलना होगा और पाकिस्तान मेरे ख्याल में पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरह जो है अफगान जो अमन के लिए जो पेशरफ्त है उसको रिवर्स ना हो और ये आगे चले। और इसकी एक्नॉलेजमेंट मेरे ख्याल में पिछले चंद दिनों में अगर आपने देखा है कि पाकिस्तान को किस तरह इसकी पजीराई हुई है, पाकिस्तान के मौक़िफ़ के ऊपर जो रूस के सदर के खास नुमाइंदे थे वो भी ज़मीर काबुलॉफ साहब वो भी पाकिस्तान में आए थे, यहाँ पर पाकिस्तान के लीडरशिप से मुलाकात की उन्होंने। इस तरह अमेरिकन जो जनरल्स हैं वो भी पाकिस्तान में दौरा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने बहुत मुस्बत रोल अदा किया है। अफगान जो वहाँ के जो लीडरशिप है, अहमद वली मसूद साहब पाकिस्तान आए थे और उन्होंने भी ये कहा कि पाकिस्तान ने जो पहले एक खास पॉलिसी इख्तियार की थी कि जिसमें सिर्फ एक फ़िरक़े को जो है वो उसकी मदद करता था या उसकी हिमायत करता था, उसमें से पाकिस्तान दस्तबरदार हो गया है और जिसकी वजह से पाकिस्तान के खिलाफ जो बाकी जो कम्युनिटीज थी अफगानिस्तान में जो पाकिस्तान के खिलाफ तासुरात रखती थी उनमें भी अभी वो तब्दीली आनी शुरू हो गई और पाकिस्तान को एक न्यूट्रल इंटरलोक्यूटर देख रहे हैं। तो ये तमाम चीजें बहुत मुस्बत हैं और मुझे आई एम कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक कि पाकिस्तान का जो रोल है अफगान अमल के अमल में वो कामयाब होगा। हमें थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, इसमें ऐसे लोग होंगे, स्पॉयलर्स भी होंगे जो अफगानिस्तान के अंदर भी मौजूद हैं, जो मुजाहिमत के अंदर भी ऐसे हार्ड लाइनर्स मौजूद हैं जो इसकी कोशिश करेंगे कि इसको सबोटाज करें जो पीस प्रोसेस है। लेकिन अगर हमारी कोशिशें जारी रही और तमाम लोग इसकी तरफ चल पड़े इस सफर में तो पाकिस्तान कामयाबी हासिल कर लेगा। बिल्कुल सही जी, एक ब्रेक की जाने में बढ़ूंगा, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। ताहिर मलिक साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। मैं रज़ा रूमी साहब की जाने बढ़ूंगा और फिर मलिक साहब की तरफ आता हूँ। रज़ा रूमी साहब, दो जो और अहम नुक्ते हैं वो एक तो जो तकर्रियाँ हैं फ़ौज में उन पर क्या सराहियाँ, ये क्या सराहियाँ आप भी जानते हैं, मुझे भी पता है, ये सोशल मीडिया पर ही हो रही हैं। और फिर दूसरा सोशल मीडिया को इन पर्टिकुलर एड्रेस किया और उस पर जो नफरत अंगेज़ मवाद है। मेरा सवाल सर आपसे ये होगा कि हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की तो बात करते हैं, लेकिन क्या हम इतना समझबूझ रखते हैं कि सोशल मीडिया के भी कुछ कायदे असूल हैं, या जो जिसके दिल में आएगा वो कह देगा या कर देगा, यही फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है क्या? देखिए, पहली तो जहां तक बात है तबादलों की, वो उन्होंने सही कहा कि इसके ऊपर खामखा की कयास आराइयाँ जो हैं उससे न सिर्फ ये कि एक तरह से अफवाहें और अफवाही थेरीज जो है वो गर्दिश में आती हैं, बल्कि वो फिर इंस्टीट्यूशन के लिए भी वो ठीक नहीं होता। देखिए, ये जो परमानेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं रियासत के, चाहे वो अदलिया हो, वो अफवाज पाकिस्तान हो, ब्यूरोक्रेसी हो, सिविल ब्यूरोक्रेसी हो, उसको जो है इस तरह से एक कैजुअल तरीके से ट्रीट करना जो है वो नामुनासिब होता है। लेकिन अब क्या किया जाए, ये सोशल मीडिया का जो मामला है ये सिर्फ पाकिस्तान तक तो लिमिटेड नहीं है, ये अब एक ग्लोबल मसला है, आलमी मसला इस तरह से है कि दुनिया के हर मुल्क में जो है यही सिचुएशन दरपेश है।
उसके तरीक़ेकार निकाले गए हैं। अब कुछ रियासतें हैं जो कि बहुत ज़्यादा सख्ती करती हैं, मसलन जैसे चीन हो गया, शुमाली कोरिया हो गया, ईरान हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, जहाँ पर पाबंदियाँ ज़्यादा हैं, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म जो बंद कर दिए जाते हैं। बाकी लेकिन आप रूमी साहब ये तो देखें ना, अभी जो ट्विटर ने डोनाल्ड ट्रंप को ट्विटर से बैन किया, ये भी तो अमेरिका जैसे मुल्क में इसकी भी कोई मिसाल नहीं। जी देखिए, मिसाल तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन ट्विटर ने भी तो तब किया ना जब डोनाल्ड ट्रंप ने वहां पे भट्टा बिठा दिया अमेरिका का। 5-6 साल उन्होंने उसके ऊपर साजिशी थेरीज और नफरत अंगेज मवाद जारी किया। उस वक्त तो ट्विटर को ख्याल ना आया। जब वही पाकिस्तान वाला काम है ना कि जब ओहदे से उतर जाए कोई या उतरने वाला हो तो फिर उसके ऊपर चढ़ाई कर दो। जैसे हमारे यहाँ भी मीडिया में खबरें सारी तभी आती हैं जब हुक्मरान जाने वाले होते हैं, उतर जाते हैं, तो फिर उनके केस खुलते हैं, स्कैंडल्स आते हैं। तो यही वाला काम ट्विटर ने भी किया। उनको तो उसमें उस वक्त ये चाहिए था कि सोशल मीडिया की कंपनी को कि उसके ऊपर बर वक्त कार्रवाई करते, और वो उन्होंने शुरू कर दी थी। आखिरी साल में उन्होंने उसके ऊपर फ्लैग करना शुरू कर दिया था कि ये अनवेरीफाइड इंफॉर्मेशन है, ये गलत भी हो सकती है, इस पर ध्यान न दें। मगर ये एक बात ऐसी है कि इसके ऊपर एक तो ये एक नई चीज है, इसके ऊपर लोगों की तरबियत और वो उसमें वक्त लगेगा। लेकिन ये जो हमारी एक नी जर्क रिस्पॉन्स होती है ना कि इसको हम बंद कर दें। अब बस आपको याद है पाकिस्तान ने यूट्यूब भी एक बार बंद कर दिया था, 1-1.5 साल केस चला जी, फेसबुक पे किया। फिर अच्छा, फेसबुक के कई पेजेस, ठीक है ये बात सही है, जो नफरत फैलाएं, तशद्दुद की तरगीब दें या पाकिस्तान की कवानीन और आइन की वायलेशन करें, बिल्कुल वहाँ पे तो एक लीगल आर्ग्यूमेंट बनता है। लेकिन बाकी फिर लोग जब इजहार करते हैं तो वो फिर उसको मेरे ख्याल से तो उसको नज़रअंदाज करना चाहिए। देखिए हर कोई तो नहीं कर रहा ना, चंद एक अफराद होते हैं, क्या होंगे 40-50 होंगे, मैक्सिमम 100 होंगे, तो उनको इतनी तवज्जो भी नहीं देनी चाहिए कि वो हवा ना बन जाए। पहली तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि अभी हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं सूबे के ऊपर, फेडरल लेवल के ऊपर, और हत्ता के इंस्टीट्यूशंस भी हो गए। अब आर्मी का तो अपना है इदारा ISPR, लेकिन अदलिया जो है फॉर एग्जांपल, उनका तो कोई सोशल मीडिया अकाउंट भी नहीं है। तो उस पर लोग लगे रहते हैं जजों के बारे में और क्या साराइयाँ, उनको ये और वो, तो वो तो रिस्पॉन्ड भी नहीं करते। बाकी तो चले पुलिस के भी अकाउंट बन गए हुए हैं। तो मेरे ख्याल से इसका बेस्ट तरीका ये होता है कि एक अच्छी तरीके से उन चीज़ों को रद्द किया जाए, उनका जवाब पब्लिक डोमेन में लाया जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। और जहाँ पे कोई नफरत अंगेजी या तशद्दुद की तरगीब दे रहा है, कवानीन की वायलेशन कर रहा है, वहाँ पे लीगल एक्शन भी बनता है। मैं तो वो नहीं कहूँगा। मगर इसके साथ साथ ये भी बात गौर तलब है कि ये क्या वजह है कि पब्लिक परसेप्शन में या अवामी राय आमा में ऐसा क्यों देखा जा रहा है कि इदारे जो हैं उनके ऊपर ये इल्ज़ामात क्यों लग रहे हैं कि अदलिया के ऊपर मसलन क्यों तनकीद है कि वो सियासत में या सियासी मामलात में जो है एक इंटरफेयर कर रही है। या जैसे अभी DG ISPR ने चंद रोज पहले ये कहा था कि फौज को सियासत में मत घसीटा जाए, तो फिर ये वो उनको ये भी साथ में एक इंटरनल भी एक वर्किंग होनी चाहिए कि कौन से ऐसे अमूर हैं जहां पे लोग जो है ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, लोगों के में तासुब फैल रहा है। बिल्कुल, ये तमाम तर चीजें देखने की जरूरत है। मैं जरा ताहिर मलिक साहब को शामिल गुफ्तगू कर लूँ। मलिक साहब, जो DG ISPR की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हम मुख्तलिफ पहलू उसके तफसील से डिस्कस कर चुके हैं। थोड़ा सा ताखीर से आप हमारे साथ हैं, आप ओवरऑल अपनी राय फरमा दें सबसे पहले कि आप कैसे देखते हैं आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, जो बातें DG ISPR ने कही। नेशनल एक्शन प्लान की सिर्फ चंद शकों के अलावा बाकियों पे अमल नहीं हुआ, और जो ज़रूरत थी हम देखते हैं, बिल्कुल रज़ा साहब सही कह रहे हैं कि इग्नोर करना चाहिए, लेकिन हर जो सोशल मीडिया यूज़र है उसको हेट स्पीच भी नज़र आती है, उसको एक्सट्रीमिज़म भी नज़र आता है और सेक्टेरियनिज़म भी नज़र आता है, और बहुत रेडिकलाइजेशन है। तो जो रियासत को चाहिए कि ये इन्फॉर्मेशन उसे मिल रही है। अभी कल ही एक वाक़या हुआ है DG खान में कि जहाँ एक नफ्सियाती मराइज़ के हामिल मरीज़ ने इसी तरह जिस तरह सीरियल किलिंग होती है अमेरिका में, 7-8 लोगों को एक अड्डे पे वो उस पर ज़ख्मी कर दिया और कुछ बहुत से जाँ बाक हो गए। तो अगर इस तरह के उसकी जो प्रोफाइल है वो देखा जाता और उसको मॉनिटर किया जाता किसी लेवल पे, तो हम इन वाक़यात से बच सकते थे। तो मैं खुद चूँकि यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, मैं ये देखता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, बहुत सारे और लोग हैं कि जिनको साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की ज़रूरत है, जिनके साथ रियासत को या हुकूमत के इदारों को मुख्तलिफ उनसे बात करनी चाहिए।
तो ये जी। सारी जो इन्फॉर्मेशन आ रही है गवर्नमेंट के पास, और गवर्नमेंट के इदारे हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं इसको देखने। इसी तरह वायलेंस से जुड़ी चीज़ें, तो ये एक बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन का सोर्स भी है। तो एक तो इसका ये पहलू है कि इसके ऊपर ये करना चाहिए। दूसरा जो उन्होंने बात की कि ये जो तकर्री है, बिल्कुल दुरुस्त बात है कि रूटीन का की ये बात होती है। किसी भी इदारे में लोग पोस्ट आउट भी होते हैं और उनके तबादले भी होते हैं और नई तकर्री भी होती हैं। तो क्योंकि हमारे यहाँ एक पॉलिटिकल रोल के हवाले से उसको एक बड़ी हाइप जनरेट हो जाती है, बाहर मुल्कों में ये एक न्यूज़ के लेवल पे भी ये बात या ख़बर नहीं आती। तो अभी हम एक ट्रांजिशन से गुज़र रहे हैं कि जहाँ के मुख्तलिफ इदारे जो हैं वो अपने अपने डोमेन और अपने अपने रोल में पेशा वराना जो फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, उससे उनका जो रोल है उसके अलावा उसकी वजह से उन पे तनकीद होती है, तो वो फिर सोसाइटी में उसके मुख्तलिफ रिएक्शन आते हैं। इसी तरह जहाँ तक अदलिया की बात है, देखिए केस जो अदालत में ज़ेर समात है, इस पे भी सोचना होगा कि वो जो रिमार्क्स होते हैं उनके ऊपर हाइप बिल्ड होती है, मीडिया में लगते हैं, टॉक शोज होते हैं, अखबारात की ज़िन्नत करते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ होता है जी। तो बाकी दुनिया में ऐसा नहीं होता। डे टू डे प्रोसीडिंग्स तो आती हैं, लेकिन वंस जब डिसीजन कोई मामला सब जुडिस होता है तो उसको इस शक्ल में रिपोर्ट नहीं किया जाता मीडिया में। जब डिसीजन आ जाता है तो डिसीजन चूँकि पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, उसकी लोग तारीफ़ भी करते हैं और उसके ऊपर तनकीद भी करते हैं। लेकिन एक केस को जब तक वो केस रोज़ाना समात में मीडिया की ज़ेरमत बन जाता है तो वो भी इंसाफ के तकाज़ों के मुनाफी है। उसके ऊपर ओपिनियंस फॉर्म होती हैं और पब्लिक एक पल्स उसके ऊपर आ जाती है कि ये फ़ैसला होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो ये बात इन इट सेल्फ इंसाफ के ख़िलाफ़ है। तो सोसाइटी को एज ए होल इस पे सोचना चाहिए, और जो इदारे हैं मसलन पैमरा से लेके PTA तक, उनको इसके ऊपर प्रोएक्टिव रोल में काम करने की ज़रूरत है। राइटली सेट जी, आपने डे टू डे समात की बात की। इस वक्त एक अहम मामला है और वो सेनेट के इंतखाबात है, और उनसे पहले जो इंतखाबात का रेफरेंस है वो भी सेनेट इंतखाबात का, वो भी सुप्रीम कोर्ट में समात चल रही है। मैं ब्रिगेड साहब आपसे जानना चाहूँगा, इस वक्त तमाम नज़रें सेनेट के इंतखाबात पर मरकूज़ हैं, हर कोई अपने जोड़ तोड़ कर रहा है, और सबसे ज़्यादा जो परेशानी है वो शायद हुकूमती जमात को KP से है। कुछ तब्दीलियाँ वहाँ पर हुई, कुछ को काबीना से निकाला गया। पहले भी देखा था कि KP से ही लोग थे जिनके ख़िलाफ़ इमरान खान साहब ने एक्शन लिया था। ये मामलात किस तरफ आप जाते देख रहे हैं, और इवेंचुअली गो के फैसला आना है, हम हतमी तौर पर नहीं कुछ कह सकते, लेकिन ये तक सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है, रिमार्क्स में ये तक बात सामने आ चुकी है कि ये भी गारंटी नहीं दे सकते कि ओपन बैलेट हो कि फिर भी पैसे का इस्तेमाल नहीं होगा। तो मतलब ये एक ऐसा सिलसिला जिसको किसी तरह रोका नहीं जा सकता। देखिए, ये बहुत हमारे सोसाइटी में ये बहुत ही अफसोसनाक वो है, एक डेवलपमेंट है कि यहाँ पर अब लोग अपने ज़मीर को और अपने पार्टी को या जो भी उनका आइडियोलॉजी है उसको पैसे के उसके ऊपर तोलते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं। ये दो सूबे जो है, पख्तूनख्वा है और बलूचिस्तान है, यहाँ पर ज़्यादा चलता है क्योंकि यहाँ पर चूंकि लोग कम हैं और सीटें उतनी बराबर हैं। अभी आप पंजाब में देखें, वहाँ पर आप प्रोविंशियल असेंबली की तादाद देखें और सेनेटर्स 25 उधर से आते हैं। इस तरह बलूचिस्तान में आप उसकी प्रोविंशियल असेंबली की तादाद देख लें, पख्तूनख्वा में देख लें और उनकी 25-25 सेनेटर्स आते हैं। तो ये इन दो सूबों के ऊपर जो है पैसा कम लगता है अगर आपने सेनेटर्स वगैरह मुंतखब कराने हैं। और अभी तो जो रेट बताए गए तो होश रवा है कि कैसे रेट, तो बड़े बड़े लोगों के पैर फिसल जाते हैं और इनके ज़मीर जो है वो बिक जाते हैं। हुकूमत ने कोशिश की है, लेकिन मेरे ख्याल में ये कोशिश बहुत लेट है और ये सिर्फ एक स्पेसिफिक चीज को एड्रेस कर रहे हैं कि सिर्फ सेनेट के इलेक्शंस के उसको रोका जाए। यहाँ पर इससे पहले जो सेनेट के जो चेयरमैन की इलेक्शन थे उसके अंदर भी पैसा चला या उसके अंदर भी असर रसूख चला। तो अगर ये अपोजिशन को पहले से एंगेज करते और इसको हुकूमत इसको गलत तरीके से खुद पहले इस्तेमाल न करती है इन चीज़ों को, तो मेरे ख्याल में इससे ऐसे इस्लाहात आ सकते थे जिसमें इसकी सदेबाप किया जा सकता था। अभी सुप्रीम कोर्ट चूंकि वहां पर केस सब जुडिस है, तो अभी जो भी डिसीजन आएगा सुप्रीम कोर्ट से उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। लेकिन फिर भी लेजिस्लेशन को ये देखना चाहिए कि किस तरह कानून में और आईन में तरमीम की जाए, उस किस तरह तरीक़ाकार को तब्दील किया जाए कि जो ये करप्शन और इसमें जो वोट बिकते हैं और जो हॉर्स ट्रेडिंग होती है इसको किस तरह मिनिमाइज किया जाए। ये मसला है और इसका हल जो है वो पार्लियामेंट खुद निकालेगी, ये किसी और जगह पे इसका हल नहीं है।
पार्लियामेंट को इसका हल खुद तलाश करना होगा, किसी और जगह पे इसका हल नहीं है। एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मज़ीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। रज़ा रूमी साहब, आपसे जानना चाहूँगा, इस वक्त सबसे जो दिलचस्प मामला है वो जो वोटिंग कौमी असम्बली से होनी है और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का मैदान में आना है और फिर ये दावेदार होना कि वो जीत जाएंगे, इस सारे मामले को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये बहुत दिलचस्प मुकाबला है और बल्कि डू और डाई सिचुएशन बनता जा रहा है हर दिन जो रह गया है सेनेट इलेक्शन में। लेकिन उससे पहले कि मैं इस पे बात करूं, जो पहले मैं साथ साहब से बिल्कुल अग्री करता हूं कि ये जो मामला है शो ऑफ हैंड्स या खुफिया बैलेट में, इसमें जो हुकूमत की अपनी हिकमत अमली है वो कितनी नाकिस रही है कि उनके पास तकरीबन ढाई पौने 3 साल थे कि वो अपोजिशन के साथ बातचीत करके इस तरीक़ाकार को बदल लेते। हमें मालूम है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में जो 2 बड़ी पार्टीज हैं, उन्होंने ऑलरेडी ये शो ऑफ हैंड्स के ऊपर कुछ जिक्र है और उसका तस्करा भी हुआ अदालत में और गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स भी कर रहे हैं। तो सवाल ये बनता है कि क्यों नहीं किया गया? क्या ये नाअहली थी या ये ऑपोजिशन से बातचीत करना ही नहीं, या कितनी सादा चीजें? सबको मालूम है कि मार्च 2021 में सेनेट का इलेक्शन होना है, तो ये आखिरी वक्त में ये क्या ऐसा मसला हुआ? और जब ऑपोजिशन ने भी जिद करके नहीं माना तो फिर सुप्रीम कोर्ट में इसको ले जाया गया है, जहां पे ये चीज बनती नहीं है। ये हर कोई शख्स, चाहे वो माहिर कानून हो ना हो, उनको पता है कि आइन जो है उसमें तब्दीली का इख्तियार जो है वो सिर्फ पार्लियामेंट को है। देखिए, जब अगर मुल्क में आइन नाफिजुल अमल नहीं होता तो उस वक्त तो फौजी आमरों को सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा इख्तियार दिया कि वो बदल दे। जनरल जिया को भी दिया था और जनरल मुशर्रफ को भी दिया था, तो वो तो और मामला होता है, लेकिन आज तो ऐसा नहीं है। तो सवाल ये बनता है कि फिर ये क्यों ऐसा ये कंफ्यूजन लाई गई है? अब इसी वजह से मामला और जो है वो खराब हो गया है। ये जो आपने पहले बात करे थे कि सोशल मीडिया वगैरह का, ये जो हर दिन के रिमार्क्स होते हैं जजों के, उनको भी इंटरप्रेट किया जाता है और उनसे माने निकाले जाते हैं। दोनों साइड्स उसको जो है वो अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट करती हैं और नुकसान किसका होता है? पाकिस्तान के इदारों का होता है। वो इदारे जो इन चीज़ों से बालतर होने चाहिए, सियासत से, सियासी वाबस्तगियों से, वो अब बदकिस्मती से घसीटे जा रहे हैं समल में। रही बात गिलानी साहब की, तो मुख्तसरन मैं ये कहूँगा अरसलान के, गिलानी साहब का जो इलेक्शन होगा इस्लामाबाद से की सीट पर का मुकाबला हफीज शेख साहब, वो आने वाले दिनों का पेश खैमा होगा। अगर तो गिलानी साहब ये सीट जीत जाते हैं, जहाँ खुफिया रायशुमारी हो या शो ऑफ हैंड्स में जीतना मुश्किल है, शायद यही वजह है कि गवर्नमेंट बड़ा इंसिस्ट कर रही है, तो फिर ये जो मामला है ये यहाँ थमेगा नहीं। फिर ये ऑपोजिशन के अंदर जो एक व्यू है पीडीएम के अंदर कि तहरीके अदम एतमाद को लाया जाए और एजुकेशन से गुरेज किया जाए, ये उस पलड़े की जीत होगी। और फिर हम देखेंगे कि मजीद इसके आगे जो है या स्पीकर या वजीर रज़ा रूमी साहब, ये तो बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा भी है पीपल्स पार्टी ने भी, पीडीएम ने भी, कि ये जो फैसला है यही तरीके अदम एतमाद होगी बुनियादी तौर पे इमरान खान साहब पे, और अगर ये हो जाता है तो फिर उसकी राह तो हमवार हो जाएगी बड़ा वाज़ेह तौर पर, अगर गिलानी साहब ये इलेक्शन। नहीं, लेकिन वो बड़ा, देखिए, कहने में और करने में बड़ा फर्क होता है। गवर्नमेंट ऑफ द डे जो होती है उसके पास बहुत वसाइल होते हैं, तो ऐसी भी कयामत की बात नहीं है। लेकिन ये कि मुल्क में जो इंस्टेबिलिटी है वो मजीद बढ़ेगी, मैं उसकी तरफ निशानदही कर रहा हूं। देखिए, ये हमें इससे कोई गरज नहीं है कि कौन सी पार्टी जीतती है कौन सी हारती है। अवाम जो है सताए हुए हैं इस वक्त महंगाई से और बेरोजगारी से, और जो कोविड के साथ हुआ है दुनिया भर में और पाकिस्तान में भी, उनको इस्तेकाम चाहिए और मईशत के लिए इस्तेकाम बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही है सर। मलिक साहब की राय ले लूं, आप बात पहुंच गई। जी मलिक साहब, आप कैसे देख रहे हैं सेनेट के इलेक्शन, बिलखसूस इस्लामाबाद का ये इंतहाई अहम इलेक्शन जो है, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें, जिस तरह रज़ा रूमी साहब ने भी कहा कि एक पैटर्न है, एक ट्रेंड सेट हो जाएगा, एक चीज़ें जो हैं वो वाज़े हो जाएंगी, और ओवरऑल भी इस वक्त हुकूमत बहुत ऑप्शंस इस्तेमाल कर रही है। जहांगीर तरीन साहब को दोबारा मैदान में लाया गया कि वो रोल प्ले करें,
कहीं ना कहीं ख़तरा तो है शायद तहरीक इंसाफ को कि बहुत सारे लोग कहीं आगे पीछे ना हो जाए उनके। देखिए, 2-3 सतह पे ख़तरा है। एक तो ये है कि हमारी जो पार्लिमानी तारीख रही है, तो ज़रूरी नहीं कि इन इंतखाबात में जब खुफिया राय दही हो तो हुकूमती उम्मीदवार ही जीते। तो यहाँ फ़खर इमाम साहब जो हैं वो जीत गए थे। उस वक्त जो स्पीकर के इंतखाबात 85 की असम्बली में थे, गो कि वो जुनेजो और ज़िया-उल हक की आशीर्वाद उन्हें हासिल नहीं थे। तो सरप्राइजेस तो होते हैं, लेकिन मेरी राय इससे बरक्स है और इसकी 2-3 वजूहत हैं। एक तो ये है कि जब क्यों ये पॉलिटिकल पार्टीज़ जब टिकट देती हैं तो वो श्योर नहीं होती कि उनके जो पार्टी मेंबरान हैं और जो उनके लेजिस्लेटर्स हैं वो उस कैंडिडेट को वोट देंगे। अब हफीज़ शेख साहब एक टेक्नोक्रेट हैं, उनकी किसी भी सियासी जमात के साथ वो वाबस्तगी नहीं है कि जो एक सेनेटर के उम्मीदवार की होनी चाहिए। तो वो एक टेक्नोक्रेट है, सबको पता है कि वो IMF के नुमाइंदे हैं और पाकिस्तान छुट्टी आए हुए हैं और उनकी रसाई भी नहीं है पार्लियामेंटेरियन तक। वो वज़ीर ख़जाना तो हैं, मुशीर ख़जाना है, तो लिहाजा एक ट्रस्ट डेफिसिट है और वो जिस तरह के टिकट आप देते हैं तो वो नीचे कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होता। दूसरा जो गिलानी साहब हैं वो उनके 2-3 प्लस पॉइंट हैं, वो अच्छे पार्लियामेंटेरियन रहे हैं, बेस्ट स्पीकर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और अपोजिशन में भी उनका एहतराम है और उनकी रिश्तेदारियों का भी एक वसी सिलसिला है। लेकिन जो तीसरा मेरा तजज़िया है वो ये है कि जो जिस सतह पे डस्के में इलेक्शन को मैनेज किया गया, मेरा नहीं ख्याल कि सेनेट के इंतखाबात में भी कोई अपसेट हो। जो लोग नाराज़ होते हैं और जो लोग हुकूमत के से में होते हुए जी ताहिर मलिक साहब उनके मुतालबात कुछ मंजूर किए जाते हैं, तबादले, पोस्टिंग, तो वो राज़ी भी हो जाते हैं। तो ये अमल देख रहे हैं कि इस वक्त गवर्नर साहब जो है, गवर्नर हाउस बड़ा मुतहरक है हफीज़ शेख साहब के इलेक्शन के हवाले से। बिल्कुल सही सर, आपका पॉइंट आ गया। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैं तीनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम से इतने ही। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।